और बालक ठीक हो? तो लॉकडाउन तो 17 के बाद भी ख़त्म नहीं होगा हमारा, ऐसा बताया मोदी जी ने। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, करते रहिए। एसएचएम के 2 लेक्चर सब ले चुके हैं स्टूडेंट्स, और मैंने उसमें आपको एनर्जी, एसएचएम के जो भी बेसिक्स होते हैं वो सब आपको हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे एसएचएम में पूछते क्या हैं और हम उन्हें निकालते क्या हैं। असाइनमेंट आपको भेज दिया गया है, उसे आप एक बार कर लीजिए, सॉल्यूशंस के साथ है। कुछ चीज़ समझ में ना आए तो डेली 4 to 5 हम आपका डाउट सेशन लेंगे। ठीक है, मैं आप यहाँ बैठा रहता हूँ, जितने भी बैचेस चल रहे हैं सभी स्टूडेंट्स डाउट लेते हैं उस समय पर, तो आप 4 to 5 क्लिक कर कर भेज दीजिए, वीडियो से, ऑडियो से, मैसेज से, टेक्स्ट से, जैसे भी मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ करूँगा। किसी वजह से अगर आपका आंसर नहीं आया तो अगले दिन फिर भेज दीजिए। कई बार ऐसा होता है, ज़्यादा डाउट होते हैं तो छूट जाता है कोई कोई क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बात शुरू करते हैं एसएचएम के नेक्स्ट पार्ट की। स्टूडेंट्स, एसएचएम में घुमा फिराकर एक ही बात आती है। आप क्वेश्चन सारे देख लीजिए, आपको 100 में से 90 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें पूछा जाएगा कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द टाइम पीरियड, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी। इन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब फाइनली टाइम पीरियड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है किसके अंदर, एसएचएम के अंदर, बिकॉज एसएचएम पीरियोडिक मोशन भी है, कल हमने बात की थी। तो बालक, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एक जनरल टॉपिक है, किसी भी टाइप के एसएचएम में टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। हम टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं इन एनी एसएचएम, लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, इन एनी एसएचएम। ठीक है ना, किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में। देखिए कुछ स्टेप्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले देखिए, हमें ये नहीं पता कि हमें कौन सा मोशन दिया जाएगा। कुछ जनरल मोशन हमें पता है, जैसे पेंडुलम का मोशन है, जैसे स्प्रिंग का मोशन है, जैसे फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का मोशन है। यूट्यूब के अंदर आप लिक्विड डाल के एक तरफ से दबाकर छोड़ देते हैं, वो भी एसएचएम करने लगता है। तो कुछ मोशंस को आप एसएचएम के फॉर्म में जानते हैं, बट हो सकता है कोई नया क्वेश्चन आ जाए। तरीका एक ही है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रही है, बॉडी को या पार्टिकल को, ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्प्लेस्ड, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। सबसे पहले आप ये करेंगे, ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से हटाएंगे। उससे क्या होगा, उससे आप ये चेक करेंगे उस पर कौन सा फोर्स ऐसा है जो उसे वापस लाने की कोशिश करेगा। और ऐसा करके आप क्या निकालेंगे, आइडेंटिफाई द रीस्टोरिंग फोर्स। आप ये कैलकुलेट करेंगे कि रीस्टोरिंग फोर्स या कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो वापस से उसे ला रहा है, जैसे आप रीस्टोरिंग कहेंगे, वो कौन है। तीसरे नंबर पर आप रीस्टोरिंग फोर्स के उस कंपोनेंट को माइनस साइन के साथ पुट कर देंगे, या जो भी कंपोनेंट आएगा। mg cos थीटा हो सकता है, mg sin थीटा हो सकता है, टेंशन हो सकती है, t cos थीटा हो सकता है, t sin थीटा हो सकता है, व्हाटएवर, kx हो सकता है स्प्रिंग के केस में, बायंसी हो सकता है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के केस में, कुछ भी हो आप यहां पर उसे लिख देंगे। चौथे पॉइंट में आप क्या करेंगे, इस f में, इस वाले एक्सप्रेशन में कैसे भी x लाएंगे। यू हैव टू, ठीक है ना, यू हैव टू पुट x हेयर, तुम्हें यहाँ x लाना ही है। साइन थीटा लगा कर लाइए, कॉस थीटा लगा, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये जो आपने डिस्प्लेसमेंट x यहां से लिया था, यू शुड डिस्प्लेस्ड x फ्रॉम मीन पोजीशन। इस x को यहां पर किसी तरीके से लाना है, साइन थीटा, पाइथागोरस, व्हाटएवर, ठीक है, कैसे भी आप इसे यहां लेकर आइए। जब वो यहां आ जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में तुम क्या करोगे, इसको m अल्फा लिख दोगे, ठीक है ना, m अल्फा माइनस, इधर जो भी टर्म होगी उसको एज इट इज लिखा रहने देना, ठीक है ना, x के साथ वो टर्म आ जाएगी। और अब प्रूफ हो जाएगा अल्फा, यहाँ x जरूर होगा, बाकी चाहे कुछ भी कांस्टेंट साथ में हो, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस x। तो यहाँ प्रूफ हो जाएगा कि वो एसएचएम है। और अगर x के अलावा कोई टर्म उसमें आ रही है तो उसको नेग्लिजिबल करना पड़ेगा, जैसे आपने लेक्चर 1 में किया था। ठीक है, आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा आ गया था
एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसा कुछ बन गया था, ठीक है ना, मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको। तो वहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स नहीं था, साथ में नीचे एक्स था, इसका मतलब ये एसएचएम नहीं था। एसएचएम कब होगा, जब एक्स वेरी वेरी लेस देन ए होगा, तो ये चीज भी नेग्लिजिबल हो जाएगी, तब ये एसएचएम बनेगा। तो कुल मिलाकर आपको इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तब आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, एल्फा इक्वल टू माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर कर देना। ये अल्फा है, ये एक्स है, माइनस है, तो जो भी यहाँ कांस्टेंट साथ में आएगा, ये जो यहाँ कांस्टेंट लिखा था वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और ओमेगा बराबर होता है 2π/t, और उसमें से आप टाइम पीरियड निकाल देंगे। इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है, जो एसएचएम कर रही है। ये हो गया इसका एक जनरल फॉर्मूला, जनरल मेथड, कितने भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको एक क्वेश्चन इलस्ट्रेट करके दिखाता हूं कि किस तरीके से हम इससे फाइंड आउट करते हैं टाइम पीरियड। स्टूडेंट्स, आपको समझाने के लिए ये सारे स्टेप्स जो मैंने बताए, मैं स्प्रिंग मास सिस्टम का आपको निकाल के दिखाता हूं टाइम पीरियड, ठीक है। हालांकि आप जानते हैं उसका टाइम पीरियड, लेकिन मैं आपको डिराइव करके दिखाता हूं इसकी हेल्प से। मान लीजिए किसी ने आपसे ये कह दिया, ये मास m है, ये स्प्रिंग, और स्प्रिंग का कांस्टेंट k है, ठीक है ना, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखा है, यानी ये इसका मेन पोजीशन है। अब वो आपसे कह रहा है कि इसका टाइम पीरियड बताओ अगर इसको खींच के छोड़ दिया जाए, ठीक है, ये एसएचएम करने लगेगा, फ्रिक्शन है नहीं। क्या करेंगे, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप लगाएंगे हम, इसको यहाँ से खिसकाइए और यहाँ पहुँचाइए, ठीक है ना, तो ये ऐसे खिंच जाएगी स्प्रिंग, ठीक, और ये हो जाएगा x या y जो भी आप कहें, ये x हो जाएगा। तो पहला हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया। दूसरा टर्म भी यहीं लगा दीजिए। दूसरा स्टेप ये कहता है खींचने के बाद ये मालूम करो कोई चीज से वापस खींच रही है क्या। यस, जब आप स्प्रिंग को x डिस्टेंस खींचते हैं तो वापस से फोर्स लगता है -kx, ठीक, यही -kx, वैसे तो ये kx होता है लेकिन उसे लिखा जाता है F इक्वल टू -kx, रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि इसे वापस ला रहा है। माइनस साइन मतलब जो वापस ला रहा है, रीस्टोरिंग, ठीक, ये भी आ गया। और इत्तेफाक से F में x अपने आप ही आ गया, हमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर बाय द वे यहाँ x नहीं होता तो हम फॉर्मूला वगैरह लगा के यहाँ x लेकर आते। अब क्या करेंगे, F को m अल्फा लिख देंगे, -kx हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू -k/m इंटू x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्रूफ हो गया अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -x, यानी अब हम श्योर हो गए कि ये एसएचएम है। दिस इज द फंक्शन ऑफ एसएचएम, मतलब दिस इज पीरियोडिक मोशन, ठीक है, दिस इज एन ऑसिलेटरी मोशन एंड दिस इज एसएचएम आल्सो बिकॉज इट फुलफिल दिस कंडीशन, ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब आप इस इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए किससे, अल्फा इक्वल टू -x ओमेगा स्क्वायर, करिए कंपेयर, अल्फा माइनस x, तो ये इक्वल टू ये हो गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k/m। ओमेगा मैंने आपको बताया था 2π/t, वो हो जाएगा √k/m, जहाँ k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ से t निकाल लीजिए, आपका जाना पहचाना फॉर्मूला आ गया दिस। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए तो आपको करके दिखाया कैसे निकालते हैं एक नोन सिस्टम के साथ। इस सिस्टम को आप शुरू से जानते हैं और आपको पता था इसका आंसर यही आने वाला है। तो एक नोन सिस्टम के साथ मैंने आपको निकाल के दिखाया किस तरीके से ये आता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक अननोन सिस्टम के साथ निकाल के दिखाता हूँ, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपने जनरल वे में नहीं पढ़ा कभी भी। कुछ बच्चों ने कॉम्पिटिटिव तैयारी की होगी तो उन्हें किसी टीचर ने पढ़ा दिया हो, वो बात अलग है, एकेडमिक स्केल पे नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। एक बिल्कुल अलग क्वेश्चन लेंगे जो हमने ना देखा हो, हमने ना सुना हो, और फिर हम देखेंगे कि उसमें टाइम पीरियड क्या आएगा इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये कॉनकेव सरफेस है, ठीक है, ऐसे रखी हुई है किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, और ये एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल स्मॉल ऑब्जेक्ट। ये जो कॉनकेव सरफेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉन्वेक्स मिरर, कैसे कॉनकेव मिरर भी कह सकता है वो इसको, ये कॉनकेव मिरर है, चलो ये बोल देते हैं। और थोड़ा सा अपने आप ही भारी लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे ऑप्टिक्स में जा रहा है क्वेश्चन, बट ये ऑप्टिक्स में जाएगा नहीं। ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब वो कह रहा है अगर मैं इस बॉल को थोड़ा सा एक साइड खिसका के छोड़ दूं तो ये इस पॉइंट सी के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा। तो क्वेश्चन क्योंकि एडवांस का है,
डरने की जरूरत नहीं है, एडवांस कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डरावना होगा। आज के हिसाब से नीट में भी आ सकता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जेई मेंस में भी आ सकता है, ठीक है ना। वो आपसे कहे इसको हटाकर छोड़ दो और प्रूव करो कि ये एसएचएम है और इसका टाइम पीरियड भी मालूम करो, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। फ्रिक्शन इसमें है नहीं, फ्रिक्शनलेस सरफेस, मैं यहां लिख देता हूं फ्रिक्शनलेस सरफेस, बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, हम अपने लॉज लगाएंगे। आइए, हमारे लॉज क्या कहते हैं। सबसे पहले इसको यहां से यहां शिफ्ट कीजिए, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं करना है, थोड़ा करना है। ज्यादा कर दिया तो ये कर्व्ड हो जाएगा, हमें ये पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन रखना होता है, और हमने कितना शिफ्ट किया, लेट एक्स, ठीक। उसके बाद चेक करो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, इस तरफ लगेगा mg, इस तरफ क्या लगेगा mg cos थीटा, बिकॉज ये एंगल अगर थीटा बनेगा, ठीक है ना, इफ दिस इज थीटा देन इट शुड बी थीटा ऑल्सो, ये दोनों, ठीक है ना, थीटा हो। और इस तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, जो इस तरफ को लगेगा, दैट इज mg sin थीटा, ठीक है। तो मैं बोल देता हूं, अगर आपको दिखाई ना दे, mg sin थीटा लगेगा इस साइड, जो कि सेंटर की तरफ है। तो हमने 3 स्टेप पूरे कर लिए धीरे धीरे। पहले स्टेप में हमने इसको डिस्प्लेस किया, दूसरे स्टेप में हमने इस पर फोर्सेस बनाए, तीसरे स्टेप में हमने वो फोर्स ढूंढा जो इसके सेंटर की तरफ है। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स काम कर रहा है, mg sin थीटा, ये वाला, इसे वापस ला रहा है मेन पोजीशन की तरफ। तीसरे स्टेप में इसमें x भी आ गया, कैसे आएगा, अब तीसरे स्टेप में हम x ले आएंगे, f इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है माइनस क्यों लगाया, बिकॉज ये सेंटर की तरफ खींच रहा है, दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स। सर इसमें x नहीं आ रहा सर, अब कैसे होगा सर, ये तो x आ ही नहीं रहा सर, फंस गया तो क्वेश्चन। बेटे मैंने आपसे सबसे शुरू में ही कहा था x लाना है, लगाओ कुछ ऐसा कि x आए। ये थीटा दे रखा है, ये रेडियस है, अगर वेरी स्मॉल डिस्टेंस है तो ये भी रेडियस के बराबर ही होगा, अगर x बहुत छोटा होगा तो। अगर x को बहुत, मान लीजिए यहाँ है, ये x है, r है, ठीक है ना, और आपने इसको बस इतना सा हिलाया, मतलब बहुत दूर तक नहीं हटाया, हल्का सा हिलाया, इतना सा, तो ये बस ऐसे ऐसे करता है, ठीक है ना। तो उस केस में x अगर बहुत छोटा है तो ये दोनों r ही होंगे फॉर स्मॉल x। तो आप इसमें सीधे सीधे साइन थीटा लगा दीजिए, x अपॉन r, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो f इज इक्वल्स टू माइनस mg x अपॉन r। लो आ गया इसमें x, फोर्थ स्टेप भी पूरा हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको m अल्फा लिखेंगे, माइनस mg x अपॉन r, ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब क्या करें, अब अल्फा को, पहली बात तो यहां से प्रूफ हो गया, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस x, मतलब ये SHM है, बट कब, जब x बहुत छोटा है। ये मैं एक्सपीरियंस से ही बता देता हूं आपको, जितने भी SHM आपने आज तक पढ़े हैं वो सब ऐसे स्मॉल वाइब्रेशंस, यानी x की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। इवन पेंडुलम भी, जो पेंडुलम होता है वो ऐसे 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 वाइब्रेट होगा, अगर पेंडुलम ऐसे ऐसे होने लगेगा तो वो SHM नहीं है। वो जो आप जो झूला झूलते हैं ना स्विंग वाला, वो SHM नहीं है, वो तो सावन का झूला है, उसमें आराम से मजा लिया जाता है, वो SHM का केस नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो ये अल्फा है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, माइनस g अपॉन r इंटू एक्स। अब इसका कंपेयर कर दो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो आप पाओगे कि ये जो ओमेगा है सर, ये वाली टर्म इसके इक्वलेंट हो गई ऑन कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन, बिकॉज अल्फा का फॉर्मूला एसएचएम में ये होता है माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर, वाई की जगह एक्स लिखा हुआ है। कंपेयर करो वाला, जी अपॉन आर आएगा, अंडर रूट जी अपॉन आर आएगा, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी आएगी, अंडर रूट जी अपॉन आर आएगा, और यहाँ से टी निकाल लीजिए, 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी। दिस आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर या कॉनकेव सरफेस। बहुत पुराना एडवांस का क्वेश्चन है, प्रूफ करने के लिए आया था कि एसएचएम है और टाइम पीरियड निकालिए। अब ये नीट में डायरेक्ट आ जाएगा कि टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है ना, जेई मेंस में डायरेक्ट आ जाएगा टाइम पीरियड क्या होगा। आप कहाँ फंसोगे, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। मिरर, तो पहला दिमाग ने लॉजिक दिया ऑप्टिक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑप्टिक्स, पता नहीं, थोड़ा सा हटाकर छोड़ दिया, आप लिख दिया उसने एसएचएम, हे भगवान ये तो ऑप्टिक्स और एसएचएम है, छोड़ दो। ये होगा आपके साथ, इस प्रेशर से बाहर निकलिए। अगर मैंने पढ़ रखा है तो मैं ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है मिरर तो इसमें कुछ कर ही नहीं रहा, इमेज तो बनी ही नहीं, लाइट तो थी ही नहीं, ठीक है ना। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एज वेल एज वेरी कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंस आता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, कम कम फिजिक्स के अंदर। कि जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि फिजिक्स की वजह से हमारा सिलेक्शन रह गया, ठीक है ना, वो कभी उनसे पूछना फिजिक्स के लिए किया क्या था आपने,
एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या किए थे? कुछ नहीं करना होता, सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पकड़िए, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जहाँ डाउट आए वहाँ टीचर से पूछिए, बस इतना सा करना होता है। और इसी काम को बार बार करना होता है। हर बार एक नई किताब लेकर नहीं बैठना, एक ही किताब को 2-3 बार कीजिए। आपके पास काफ़ी टाइम है, जो आपने पहले मटेरियल किया हो या तो उसे कीजिए, और अगर कुछ नहीं किया है तो कोई एक मटेरियल पकड़िए और करते चले जाइए। बेस्ट बता रहा हूँ, आप एनसीईआरटी कीजिए। एक बुक आती है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, उसे कर लीजिए, या 40 डेज आती है उसे कर लीजिए। हम कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बुक से पूछिए, लेकिन मटेरियल ऐसा चूज करिए जो इतने कम टाइम में पूरा भी हो सके और कम से कम एक बार रिवाइज हो सके, वरना बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलिए स्टूडेंट, मैं इसको छोड़ देता हूँ स्क्रीन को, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। बालक, आज हमने देखा एसएचएम में टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। ठीक, अब हम एप्लीकेशंस ऑफ एसएचएम पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल केयरफुली पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन है सिंपल पेंडुलम। नाम का तो ये बहुत सिंपल है, काम का सिंपल नहीं है, ये ठीक ठाक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम भी है। ठीक है, क्या होता है सिंपल पेंडुलम? सर, एक लॉन्ग स्ट्रिंग होती है, ठीक है, अनस्ट्रेचेबल, स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे यहाँ बंधी हुई होती है, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन पॉइंट। यहाँ एक बहुत स्मॉल मास होना चाहिए, बहुत हैवी कोई बॉडी नहीं होनी चाहिए, स्मॉल मास होना चाहिए, दैट इज एम, जिसका सारा का सारा मास इसी पॉइंट पर हो, डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कहते हैं। यहाँ कुछ खास बातें आपके सामने आने वाली हैं, और जब आप इसको थोड़ा सा हटाओगे और अपने वही रूल्स लगाओगे और टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगे, तो इसका टाइम पीरियड आपने बहुत बार पढ़ा है, मैं डिराइव नहीं करा रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा क्लास का। t = 2π√L/GI। इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कीजिए, कंपोनेंट ब्रेक कीजिए, g sin थीटा mg sin थीटा इस तरफ आएगा, उसको माइनस लिख लीजिएगा। बाकी जैसे अभी मिरर वाला किया था, बिल्कुल उसी फॉर्मेट पर आंसर ये आ गया। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले से कहानी खत्म नहीं हुई, शुरू होती है। ठीक है, असली पेंडुलम यहाँ से शुरू होगा। असली तो अभी आएगा, ये तो नकली वाला है, अभी आपको पता नहीं। स्टूडेंट्स ये जानते हैं दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेंडुलम टाइम पीरियड, ऐसा नहीं है। असली फॉर्मूला आज हम बताएंगे आपको क्या होता है। ठीक है ना, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आज असली फॉर्मूले के दर्शन होता है। ठीक है, चलिए, इसमें 2-3 क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। चलिए मैं आपके सामने एक करके रखता हूं आपके सामने। सपोज कीजिए आप झूला झूल रहे हैं, स्विंग वाला जो ऐसे वाला साबन वाला झूला होता है, आप मजे से झूला झूल रहे हैं, और आपका एक फ्रेंड आपके बराबर में आकर बैठ जाता है। ठीक है, तो बताइए उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा या घट जाएगा? पहला क्वेश्चन। ठीक है, वो आपके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, झूले में खड़ा हो गया, इस बार बैठा नहीं। ठीक है, तब उसका टाइम पीरियड घटेगा या बढ़ेगा? ठीक, एक और है कि आप और आपका दोस्त दोनों बैठकर झूला झूल रहे हैं और आपका दोस्त अचानक चलते हुए झूले में खड़ा हो, अब क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है ना, तीनों क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। तो ये खड़े होने का और बैठने का क्या इफेक्ट है, चलिए देखते हैं। नंबर 1, जब आप बैठे थे तो आपका मास m1 था, आपके दोस्त का मास m2 था। उसके बैठते ही दोनों का मास बढ़ गया, यानी पूरे के पूरे सिस्टम का मास बढ़ गया। सोचने से ऐसा लगता है जैसे धीरे हो जाएगा झूला, ठीक है ना, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, टाइम पीरियड रिमेन सेम। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी ये कहती है अगर आप एयर फ्रिक्शन सब हटा दो, आपकी जो स्ट्रिंग होती है वो भी एक्सटेंशेबल हो, तो ये कुछ भी टाइम पीरियड में चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास। ठीक है, मास पर डिपेंड ही नहीं करता। नंबर 2, यानी उसके बैठने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, आप झूल रहे हैं और वो आपके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। ठीक है ना, आपका दोस्त आपके पीछे आके खड़ा हो जाता है। ठीक है ना, तो एक्चुअल में होता क्या है, जब आपका फ्रेंड ऐसे खड़ा होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास ऊंचा हो जाएगा और आपका सेंटर ऑफ मास नीचे रह जाएगा। आप बैठे हुए हैं, आपका सेंटर ऑफ मास नीचे, वो खड़ा हो गया, उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं बीच में लाई करेगा, तो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास ऊपर उठ गया। और ये जो लेंथ थी बच्चों, ये लेंथ नहीं थी मेरे दोस्त, ये थी इफेक्टिव लेंथ। ठीक है ना, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ मतलब
सस्पेंशन पॉइंट से सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस थी, ये सेंटर ऑफ मास ऊपर उठ गया, लेंथ छोटी हो गई, अब ये लेंथ यहां तक ली जाएगी, बस लेंथ छोटी हो गई, टाइम पीरियड कम हो गया, दिस। और यही होगा अगर आप खुद भी उसमें खड़े हो जाएं, यानी आपका दोस्त ना हो, आप झूला झूल रहे हैं और आप उसमें खड़े हो जाएं तो उसका टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। इस पर एक क्वेश्चन मैं भी और बताने वाला हूँ, ये पहले कभी आईआईटी में भी आया हुआ है। ये एक थोड़ा बड़ा बॉब ले लिया, एक थोड़ा हो बड़ा सा, यानी पॉइंट मास में लेकर बड़ा बॉब ले लिया, और इसमें पानी भर लिया, पानी वाटर, और इसका टाइम पीरियड इनिशियली टी है, इनिशियली कितना है टी, याद रखना। अब आपने क्या किया, इसमें थोड़ा सा एक छेद कर दिया, अब धीरे धीरे इसमें से पानी बाहर निकलने लगा। अब बताना है टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद हिसाब लगाकर बताइए क्या होगा। बालक्स, कुछ बच्चों का आंसर इसमें आता है कि सर पानी भरा हुआ था, पानी निकल जाएगा, मास कम हो जाएगा, और मास से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं सर आप इन्हें तो बताया था। ये बिल्कुल सही है, मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनली टाइम पीरियड उतना ही होगा, लेकिन जिस ड्यूरेशन में पानी निकल रहा होगा बच्चों, उस ड्यूरेशन में टाइम पीरियड चेंज होगा। अब सर ये क्या चक्कर है, आइए इस चक्कर को देखते हैं। ठीक है बेटे, ये पेंडुलम है, ये पानी है, सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। अब ध्यान देना सेंटर ऑफ मास, ये आपने होल्ड कर दिया, पानी निकलना शुरू हुआ तो पानी ऊपर से यहाँ से कम होता चला जाएगा। जब पानी यहाँ पहुँच जाएगा यहाँ, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा, यानी आपका सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो गया, आपकी इफेक्टिव लेंथ बढ़ गई रे। और जब बढ़ गई तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट एल के हिसाब से लेंथ बढ़ गई, टाइम पीरियड बढ़ गया। और ऐसा कब तक होता रहेगा, जब तक ये खाली होता रहेगा। जब ये पूरा खाली हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास फिर बीच में आ जाएगा और टाइम पीरियड फिर से सेम हो जाएगा। तो पूरी कहानी क्या बनती है पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन कौन सा करेक्ट करना है। पानी जब निकले, इनिशियली टी, पानी निकल रहा है तो इंक्रीज होगा बिकॉज इफेक्टिव लेंथ बढ़ रही है, और जब खाली हो जाएगा तो वापस से टी हो जाएगा। तो देखिए, अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज टू द सेम वैल्यू, तो ये मोर करेक्ट है। अगर ये आ गया तो ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसमें पूरी बात लिखी हुई है। और अगर लिखा हुआ है इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन सेम, ये वो, तो सिर्फ इंक्रीजेज वाला आंसर है। इसने फाइनल को नहीं देखा, केवल पानी निकलते हुए आपको आंसर दे दिया। इज दैट क्लियर? तो आपको ऑप्शन के हिसाब से चूज करना है। तो ये आपका पेंडुलम का कुछ पार्ट मैंने आपको बताया। चलिए अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, आइए उसको भी देखते हैं। बालक्स, मैंने आपसे कहा था मैं आपको सही फॉर्मूला बताऊंगा पेंडुलम का। तो सर ये जो पढ़ा ये गलत था क्या? नहीं, ये गलत नहीं था, ये इनकम्प्लीट था। एक्चुअल में आप आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ते हो, मतलब आप सिर्फ एक पेंडुलम ले रहे हो और उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं सोचा आपने ये तक नहीं सोचा कि ये अर्थ पर है ये पेंडुलम। ठीक है, आपने अर्थ की ग्रेविटी तक को भी, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को तो लिया, लेकिन अर्थ की प्रेजेंस नहीं देखी वहां पर। ठीक है ना? अगर हम अर्थ के रेस्पेक्ट में ऐसे सोचें कि ये पेंडुलम है, अब ये आइसोलेटेड नहीं है, अर्थ के रेस्पेक्ट में आप इसे देखें, तो जब आप इसको इधर हटाएंगे, ठीक है ना, तो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, आप जानते हैं ऐसे, तो कंपोनेंट ऐसे काम करेगा। ठीक है, यानी mg ऐसे काम करेगी। आप ध्यान करिए, आपने इसको इधर हटाने के बाद भी mg ऐसे ही बनाया है, जबकि mg थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी, बिकॉज mg वो होता है जो टुवर्ड्स द सेंटर होता है। कहानी बहुत लंबी है, मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा। ठीक है ना? तो इससे एक बात पता चलता है कि इसके पेंडुलम के टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड में कुछ डिफरेंस आना चाहिए। ये कौन है? रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट इज आर, रेडियस ऑफ द अर्थ। इसका इफेक्ट यहाँ आ जाएगा। इस लेंथ, इस हाइट को तो मैं नेग्लिजिबल मान लूंगा, मैं मान लूंगा कि हम अर्थ के बिल्कुल करीब ही हैं, मतलब 2-3-4 मीटर ऊपर आप उसको रख कर रहे हैं। उस केस में टाइम पीरियड क्या होता है? t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r अपॉन g ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन l, r e अपॉन ऐसे करके, ये होता है सही फॉर्मूला। इसमें रेडियस ऑफ द अर्थ का फैक्टर भी है। सर यहाँ क्यों नहीं था? बिकॉज यहाँ हमने अर्थ के रेस्पेक्ट में देखा ही नहीं, हमने सिर्फ पेंडुलम को देखा। आपने एक चीज पढ़ी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है ना? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब हम किस जगह से किसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब हमने इधर ऑब्जर्वेशन ली थी तो कुछ नहीं माना, हमने ये मान लिया कि हम खुद पेंडुलम पर बैठकर उसको देख रहे हैं, हम खुद इसके रेस्पेक्ट में सब कुछ देख रहे थे, हम पूरा सिस्टम वही था बस। अब हम अर्थ के रेस्पेक्ट में इसको स्टडी कर रहे हैं,
तो एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, लिख लीजिएगा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको दिखाता हूं। वो आपसे कहेगा इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज RE, where RE is the radius of the earth, ठीक है ना, then calculate the time period। बालक अब जो आपका पेंडुलम है, ठीक है ना, एक तो वो छोटी लेंथ का नहीं है, वो जो हम सिंगल पेंडुलम बनाते हैं उसकी लेंथ भी नेग्लिजिबल है, ठीक है, ये ध्यान रखना एज कंपेयर टू अर्थ रेडियस। इसमें उसने आपकी पेंडुलम की लेंथ बहुत ज्यादा ले ली, अर्थ के रेडियस के बराबर, तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू अप्लाई दिस। अब क्या होने वाला है वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। जो बहुत समझदार है, जिन्होंने पढ़ रखा है T इक्वल टू 2π/L/G सर, और वो ऐसा करके इसकी जगह RE लिखेंगे और कहेंगे सर मजा ही आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, कुछ नहीं करना था, L की जगह RE डालना था। लेकिन जो उससे भी ज्यादा समझदार है, उन्हें पता है कि ये करना था, वो इसे ये करके आएंगे T इक्वल टू 2π/RE/G ब्रैकेट 1 प्लस RE/RE, इसकी वैल्यू RE कर दिया आपने, ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, नीचे 2 हो जाएगा, 2π/RE/2G। उस केस में फॉर्मूला ये आया, ये रॉन्ग हो गया, ये करेक्ट हो गया, बिकॉज कंसेप्ट इज दिस। सर पढ़ाया क्यों नहीं जाता? पढ़ाया इसलिए नहीं जाता क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है जो इंजीनियरिंग में आता है, लेकिन इतना क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है, तो फॉर्मूला याद करने में बहुत भारी चीज नहीं है, ठीक है ना। माना कि आप बायो, ऐसे तो बहुत कुछ है, अभी तो आपको ये नहीं पता कि जो हम mg sin थीटा में sin थीटा लगाते हैं, मैथमेटिकली उस sin थीटा को भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। sin थीटा की भी एक सीरीज होती है, जिन बच्चों के पास मैथ्स बायो दोनों होगा वो जानते हैं, या जो जेई के बच्चे हैं वो जानते हैं। तो क्वेश्चन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है, लेकिन हमें उस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में नहीं जाना, हमें सिर्फ उसे ऊपरी तौर से ठीक करना है। डॉक्टर बन के भी तो यही करोगे। ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, आप इसकी मतलब एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी जाते हो, आप तो सिर्फ ये देखते हो कि ये चीज़ ऐसे ठीक हो जाएगी, इसमें ये अप्लाई कर दो, ये वाली दवाई दे दो, ठीक है ना। तो आपको वो मैकेनिज्म समझना है, वो काम कैसे कर रहा है, तो ये मैकेनिज्म आपको समझना है। इसको नोट करते हैं। अब इसमें मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखा देता हूँ। इफ L इज वेरी वेरी लेस देन RE, मतलब अगर पेंडुलम की लेंथ RE के सामने बहुत छोटी हो, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, L बहुत छोटा है RE के सामने, ठीक, तो आप क्या करेंगे, T इक्वल टू 2π/, यहां से LCM लीजिए, L प्लस RE/L, ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूं यहाँ, RE/G ब्रैकेट L प्लस RE/L। ये वाला L तो पलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और इस RE को नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा RE+1, ऐसे लिखा जा सकता है। अब इस केस में क्योंकि RE बहुत बड़ा है तो ये फैक्टर नेग्लिजिबल हो जाएगा, और अगर ये फैक्टर नेग्लिजिबल हो गया तो ये फॉर्मूला वही आ गया आपका जाना पहचाना √L/G। जी कुछ समझ में आया? तो जब क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम, अब वो आपसे कह देगा यहाँ RE ना कहकर इनफाइनाइट लेंथ कह देगा, लेंथ इन्फिनिटी, तो अगर किसी ने ये फॉर्मूला लगाया तो यहाँ इन्फिनिटी डालने से आंसर इन्फिनिटी आता है, बट एक्चुअल फॉर्मूला तो ये है, यहाँ डालो ना इन्फिनिटी, जब आप यहाँ L को इन्फिनिटी करोगे तो ये 0 हो जाएगा, बिकॉज नीचे का फैक्टर इन्फिनिटी हो गया, तो फॉर्मूला सिर्फ RE/G बचेगा, ठीक। और इसकी वैल्यू होती है बच्चों 84.6 मिनट्स, ये इसकी वैल्यू होती है, ये आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये और हमने देखा। अब हम चलते हैं इस G से क्या इफेक्ट होता है। G से भी बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं पेंडुलम के ऊपर, ये पेंडुलम अपने आप में एक बहुत बड़ी थ्योरी है, ठीक है ना। चलिए उसको देखते हैं। बालक, सिंपल पेंडुलम का सिंपल फॉर्मूला √L/G। सर वो वाला क्यों नहीं लगा रहे आप RE वाला? बेटे वो जब लगाना है जब वो रेडियस ऑफ द अर्थ की बात करे, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ की बात करे, इनफाइनाइट लेंथ की बात करे, जब लेंथ को बहुत ज्यादा कर दे। अदरवाइज 3, 4, 5, 50 मीटर 100 मीटर तक आप यही लगाएंगे, कोई चेंज नहीं, ठीक है ना। चलिए अब वो आपसे कह रहा है, आपने एक लिफ्ट में इस सिस्टम को रखा, पेंडुलम को लिफ्ट में डाल दिया, लिफ्ट को A एक्सेलरेशन से ऊपर चला दिया, टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा आइए बताते हैं।
सर अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से तो इफेक्टिव जी की वैल्यू जी प्लस ए हो जाती है, आप सबने पढ़ा था, ठीक है, आप वेट थोड़ा ज़्यादा फील होने लगता है। तो अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो जी प्लस ए, यानी नीचे जी प्लस ए हो जाएगा, टाइम पीरियड डिक्रीज। तो इसका आंसर आएगा टाइम पीरियड डिक्रीजेस। सर अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, टाइम पीरियड इंक्रीजेस। 2 क्वेश्चन ये और हो गए। इसके अलावा सर अगर मान लीजिए एक ट्रॉली है या एक कार है या कोई भी एक रेलवे वैगन है, वो ऐसे ए एक्सेलरेशन से इधर जा रही है और पेंडुलम उसमें लटका हुआ है, फिर क्या होगा सर? तो ये केस हमने स्यूडो फोर्स में पढ़ा था। जब कोई सिस्टम ए एक्सेलरेशन से आगे चलता है तो उसके अंदर जो सिस्टम होता है उस पर ए एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लगता है, तो ये पेंडुलम ऐसे तिरछा हो जाएगा पहली बात तो। अब इस पर पीछे की तरफ एक्सेलरेशन कितना लगेगा? ए पढ़ते नहीं हो, ठीक है, चलिए। और नीचे की तरफ लगेगा जी, जी और ए दोनों का रिजल्टेंट आएगा यहाँ अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका इफेक्टिव जी होगा जो वैल्यू यहाँ डलेगी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट के अंदर एक और अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसे देखकर बहुत सारे लोग घबराने लगते हैं, अंडर रूट के अंदर भी अंडर रूट, मतलब ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन लिखे हो आगे तो बस देख के छोड़ दोगे, ठीक है ना, कि एक ही अंडर रूट नहीं होता सर, ये तो एक के अंदर एक और लिखा हुआ है, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये इफेक्टिव जी की वैल्यू यहाँ डाली गई है, एल अपॉन जी में जी की वैल्यू अब ये है, पूरा एक्सेलरेशन इसकी तरह काम कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई, अब जब ये बढ़ गई तो टाइम पीरियड घट गया। और एक क्वेश्चन दिखाता हूं, मैंने कहा था ना सेकंड कहीं भी जाके जुड़ जाता है क्वेश्चन, 12th के पोर्शन से इसको जोड़ के दिखाता हूँ। वो आपसे कहेगा कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एक पेंडुलम है ऐसे। नॉर्मली विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका टाइम पीरियड टी है, टी। अब वो कह रहा है कि बताओ इसको मैंने पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज दे दिया, अब बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो फॉर्मूले के हिसाब से टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ना तो एल में कोई चेंज हुआ ना जी में कोई चेंज हुआ, सब कुछ भी नहीं होगा, ऐसा आपको लगेगा। दोबारा से सोचिए सर, जैसे ही प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा उस पर लगेगी एक फोर्स F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू होता है एम ए इक्वल टू क्यू ई, ए इक्वल टू क्यू ई बाई एम, यानी एक एक्सेलरेशन इधर को प्रोड्यूस हो गया। क्वेश्चन यही वाला बन गया, केवल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्यू ई अपॉन एम होगी, नीचे की तरफ जी, नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई ये, ठीक। अब इस वैल्यू को उठाकर यहाँ डालिए, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। अब तो इसे देख के चक्कर ही आ गए सर, अब ना होने पाए हैं। जैसे ही एग्जाम में फर्ज करो पहला ही क्वेश्चन आ जाए सपोज करो, तो सर ये क्या आ गया सर, तो डरना नहीं है, मेंटली इस चीज को बाहर निकालो। खेल साइकोलॉजिकल ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉलेज बेस्ड, ठीक है। एक क्वेश्चन शुरू का भारी डाल दिया, पता चला आप घबरा गए। मेरा स्टूडेंट था, चलिए मैं बताता हूँ, मेरा स्टूडेंट था संकल्प शिरोही, ठीक है, बीपीएस में पढ़ता था और आई थिंक 90 या 89% के आसपास मार्क्स है, 90 के बिल्कुल करीब था, अच्छा स्टूडेंट था पढ़ने में। तो ड्रॉप करके तैयारी की, फर्स्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, 1 साल और तैयारी की, अब भी नहीं हुआ, ठीक है ना। हाँ, दूसरे साल तैयारी कर रहा था, बहुत कोशिश की, 515 नंबर आए 515, और फिजिक्स में बहुत अच्छा गेन लिया उसने, ठीक है ना। फिजिक्स में लगभग उसके 125-129 मार्क्स थे, और लगभग 15 मार्क्स से चूक गया, क्योंकि मेरिट जो थी वो 2017 में 530 के आसपास गई, ठीक है ना। तो ये स्थिति बनी 18 में 530 के आसपास। अब उसे लगा कि सिलेक्शन नहीं हो सकता, फिर एक बार और ट्राई किया कि चलो एक बार और करते हैं, लास्ट चांस, और बहुत मेहनत की। इस बार मार्क्स आए 597, ठीक है, एंड ही गॉट मेरठ मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर 2019, जब मेरिट बहुत हाई गई, ठीक है ना। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, 3 साल दिए लेकिन फाइनली वो करके माना जो उसे करना था, बहुत जुनूनी बच्चा था, और फाइनल फेज में उसके फिजिक्स में 140 के आसपास मार्क्स भी हैं, ठीक है ना। हाँ, मैं जो बता रहा था वो दिमाग से निकल, उसके 515 नंबर जिस साल आए थे फिजिक्स में, पहला क्वेश्चन बहुत भारी आ गया था जो उसने यूनिट पढ़ी नहीं थी, और उसके बाद उसका पूरा पेपर बिगड़ गया, ये बताना चाह रहा था। तो एग्जाम्पल उसका ये था, ठीक है। चलिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगली बार उसने उस चीज़ को कंट्रोल किया,
अगली बार भी ऐसा ही हुआ, पेपर नहीं समझ में आया शुरू में, तो उसने पीछे से पेपर सॉल्व करना शुरू किया और फाइनली ही गॉट। ठीक है ना। चलिए, ये इस तरीके का क्वेश्चन है। सर अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पलट के इधर को कर दें तो कुछ चेंज होगा? कुछ भी नहीं होगा, ये इधर हो जाएगा, फोर्स इधर हो जाएगा, तब भी वैल्यू यही रहेगी। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जी का खेल है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, फ्री फॉलिंग लिफ्ट जिसे कहते हैं, फ्री फॉल, सैटेलाइट, ठीक है ना, सैटेलाइट सिस्टम जो होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, सेंटर ऑफ द अर्थ, इन सब जगहों पर जी इफेक्टिव की वैल्यू 0 होती है। फ्री फॉल, सैटेलाइट, सेंटर ऑफ द अर्थ, इन सभी पर जी इफेक्टिव 0 होता है। और जहां जहां जी इफेक्टिव 0 होता है वहां वहां टाइम पीरियड इंफिनिटी हो जाता है। ठीक है ना, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, जी इफेक्टिव 0, टाइम पीरियड इंफिनिटी। अनडिफाइंड, इंफिनिटी नहीं लिखा होगा तो अनडिफाइंड लिखा होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट केस होते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे केस हमने पढ़े जी के ऊपर। ठीक, मेरा जी नहीं लग रहा, मेरा जी घबरा रहा है, ठीक है, मेरा तो जी नहीं करता पढ़ने का तो बच्चों इसमें जी लगाइए, ठीक है, पूरी मेहनत कीजिए, तभी आपको कुछ सफलता मिल सकती है। ठीक है, आज हम यहीं छोड़ते हैं। ठीक है, कल इसको आगे बढ़ाएंगे और एप्लीकेशन पढ़ेंगे, क्योंकि पेंडुलम अपने आप में पूरा एक कंसेप्ट है। मैं चाहता हूँ आप इसे पूरा टाइम देकर एक बार पढ़ लें। उसके बाद अभी स्प्रिंग सिस्टम बचा है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट बचा है और डैम्पिंग बचा है। ठीक है, उसे और कवर करेंगे, एसएचएम कंप्लीट हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए, हाथों को धोते रहिए। मोदी जी ने कही दिया है कि अब तो धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन याद रखना शिक्षण संस्थान सबसे बाद में खुलेंगे। ठीक है ना, और बाकी ये सब कुछ चलता रहेगा। पढ़ते रहिए, पढ़ाई रोकने के लिए किसी ने नहीं कहा है, मेहनत कीजिए। देखिए हम भी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, तो आपको भी करना है। ठीक है ना, और ये कोई बुरा सिस्टम नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।